Hello everyone, welcome to your YouTube channel. So in this video we are going to discuss about 2nd September 2021 the Hindu newspaper analysis. So देखिए फर्स्ट न्यूज़ है हमारे पास इकोनॉमिक्स का यहाँ पर सब्जेक्ट है उसके लिए जीएसटी कलेक्शन डिप इन अगस्त. तो ओवरऑल देखते हैं हम. देखिए जीएसटी यहाँ पर है क्या. अगर हम जीएसटी की वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें पता लगेगा कि जीएसटी जो ये बनाया गया है ये 122 सेकंड अमेंडमेंट बिल 2014 में यहाँ पर पास किया गया था, उसके तहत ये बना है. दूसरी बात हमें ये जो याद रखनी है वो है ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है. ठीक है, ये इनडायरेक्ट टैक्स जो हमारे टैक्स स्ट्रक्चर है इंडिया में उसके लिए बनाया गया है. इन सबको कंबाइन करके जितने भी टैक्स यहाँ पर दिए गए हैं इन सबको कंबाइन करके एक सिंगल टैक्स में कन्वर्ट किया गया है जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है. अगली जो न्यूज है देखिए हमारे पास वो क्या है कि कोई SC ST OBC कोटा नहीं मिलेगा एनआरआई स्टूडेंट्स को नीट के अंदर. अब आपको ध्यान रखना नीट की फुल फॉर्म क्या है. देखिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये आपको ध्यान रखना है. और ये जो कोटा है ये एनआरआई के लिए अवेलेबल नहीं है, ओनली फॉर इंडियंस जो इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं. बेसिकली इंडियंस तो ये भी है लेकिन जो इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं उन्हीं को ये कोटा मिलेगा. ठीक है, ये भी अच्छे से आपको ध्यान रखना है. अगली न्यूज जो आपके पास है देखिए वो क्या है कि स्प्लिट अकाउंट्स किए जा रहे हैं EPF इनकम के ऊपर टैक्स लगाने के लिए मिनिस्ट्री के द्वारा. बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है. देखिए ये कह रहे हैं कि नए इनकम टैक्स रूल्स नोटिफाई किए जाएंगे. गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो प्रोविडेंट फंड होता है उसको हम स्प्लिट करेंगे. ठीक है, 2 सेपरेट अकाउंट में बनाएंगे और नया टैक्स उस पे लगेगा PF इनकम पे अगर वो 2.5 लाख से ज्यादा एक साल में जमा हो रहे हैं तो. ठीक है, अगर जो प्रोविडेंट फंड है अगर उसमें 2.5 लाख से ज्यादा रुपए जमा हो रहे हैं तो उस पे टैक्स लगेगा. तो ये नए टैक्स रूल्स होंगे जो ट्यूसडे से डेफिनेटली इफेक्टिव बताए जा रहे हैं जो. ठीक है, अब आज ये देखिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसको मैनेज करती है एज यू ऑल नो PF को. ठीक है, सो ओवरऑल ये बात है यहाँ पर कि EPFO में लगभग हम मान सकते हैं 25 करोड़ या 24.77 करोड़ मेंबर्स हैं EPF अकाउंट्स के साथ, जिसमें से 14.36 करोड़ है जिनको U1 एक नंबर होता है जिसको बोलते हैं यूनिक अकाउंट नंबर, वो मिला हुआ है. कब से, कब की हम बात कर रहे हैं, मार्च 31 2020 की. और 5 करोड़ के आसपास क्या है कि एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स हैं जो अभी भी एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं EPF के अकाउंट में. तो ये देखिए इस पेज में हमारे पास ये 2-3 न्यूज इंपॉर्टेंट है. आगे चलते हैं. देखिए अगली न्यूज हमारे पास एडिटोरियल से है. फ्लीटिंग चीयर यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो फिजिकल मेजर्स लिए जा रहे हैं वो इंश्योर करें ओवरऑल कंजप्शन डिमांड कम ना हो. ठीक है, देखिए डिमांड कम ना हो. तो यहाँ पर क्या है कि लेटेस्ट जो GDP के एस्टिमेट्स हैं यहाँ पर ये तो दिखाया जा रहा है कि Q1 में हमने ग्रोथ की है, जैसे कि हमने कल हमने पढ़ा था 20.1% जो हमारी ग्रोथ हुई है Q1 में 2021 के अंदर, काफी अच्छी ये ग्रोथ मानी जा रही है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल ये क्या कह रहे हैं कि देखिए रिकॉर्ड तो हमने बनाया इस चीज का कि यस हमारी ग्रोथ हुई है, वेरी गुड. लेकिन क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, ये बता रहे हैं कि नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने बताया कि कल हमने जो Q1 में 20.1% हमने ग्रोथ की पिछले साल से, और लगभग जो हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं ठीक है उनके अंदर भी पॉजिटिव लगभग ग्रोथ देखने को मिली है. और 8 सेक्टर में हम मान सकते हैं 18.8% का जो ये ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिला है. ठीक है, 8 कोर इंडस्ट्रीज का हम PIB के एनालिसिस में भी देख चुके हैं. ओके, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं. आगे देखिए आगे क्या बताया जा रहा है यहाँ, ये बता रहे हैं कि GDP जो कांस्टेंट प्राइस पे होती है वो एस्टिमेट की गई है लगभग 32.38 लाख करोड़, जो कि कम है, 16.9% कम है जनवरी मार्च के हिसाब से. पहले कितनी थी, 38.96 लाख करोड़ थी. ठीक है, और 2019 से वो ज्यादा थी डेफिनेटली. इसलिए अब सेकंड वेव देखिए यहाँ पर क्या है कि इसकी वजह से असर पड़ा है. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी और अदर यूटिलिटी की जो चीजें हैं, ठीक है, जैसे फाइनेंशियल की जो ग्रुपिंग करें, रियल इस्टेट है, प्रोफेशनल सर्विसेज है, ऑल अदर 6 इंडस्ट्रीज पोस्टेड डबल डिजिट क्वार्टर कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, बाकी और भी जितनी 6 इंडस्ट्रीज है उनकी क्वार्टर बेसिस पे क्या हुई है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली है. अब आ जाइए देखिए प्राइवेट कंजप्शन की अगर हम बात करें तो वो ग्रोथ ही हो रहा है. ठीक है, लेकिन इस टाइम पिछले 3 महीने में श्रिंक देखने को उसका मिला है. तो ओवरऑल यही बोल रहे हैं कि देखिए डिमांड कम नहीं होनी चाहिए, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है. आगे देखिए looking ahead rather than in the rear view mirror, there have been sign of some traction in the current quarter as most states have gradually eased their localized second wave restrictions. देखिए as you all know states ने अभी जो सेकंड वेव के बाद जो अनलॉकिंग का सिस्टम है वो धीरे धीरे करना शुरू किया है. तो यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट बहुत ही अच्छा हमारे लिए मौका है अमेरिका के साथ और वेस्टर्न इकोनॉमीज के साथ. ठीक है, हमने जैसे वैक्सीनेशन के दौरान हमें याद है वैक्सीन हमने पहुंचाई थी,
तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट पे हमारा यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या बता रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर 50% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, वो रहा है लगभग 24,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। लेकिन ये 2019 के हिसाब से तो देखिए कमी है। और अब आ जाती है बात हमारे पास कि विद मॉनसून रेन इन डेफिसिट, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि मॉनसून की जो बारिश है वो लगभग 9% कम है, तो एग्रीकल्चर का आउटपुट और जो रूरल कंजप्शन है वो डेफिनेटली डाउनटर्न होगा। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हम वैक्सीनेशन कवरेज पे तो फोकस कर रहे हैं, फिजिकल मेजर इस प्रकार से लें कि लोगों की जो कंजप्शन डिमांड है वो वीक ना हो। देखिए डिमांड अगर कम हो जाती है तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे इसका असर डेफिनेटली देखने को मिलता है। देखिए अगली न्यूज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कि लिबरलिज्म और नेशनलिज्म एशिया में कहां पर प्लेस होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये कंसेप्ट वेस्टर्न है, सबसे पहले वेस्टर्न देशों में ये कंसेप्ट आया था। तो अब यहाँ पर बात आती है कि एशिया में कैसे है। देखिए इंडिया और चाइना हैव यूज्ड द प्रेजेंट वर्ल्ड सिस्टम टू फैशन देयर राइज विद नो अल्टरनेटिव बेस्ड इन एशियन नेशनलिज्म। देखिए इंडिया और चाइना ने अभी जो वर्ल्ड सिस्टम चलता है उसको यूज करके खुद के जो सिस्टम को राइज किया है, खुद के देश को राइज किया डेफिनेटली। तो इनके अंदर हम देखते हैं लिबरलिज्म और नेशनलिज्म। देखिए ओवरऑल माना जाता है कि दोनों डिफरेंट चीजें हैं। पिछले 70 साल में इंडिया की आजादी की अगर हम बात करें, ये कहते हैं कि ब्रिटिश क्लेम दैट देयर एम्पायर रेस्टेड ऑन लिबरल फाउंडेशन एंड ट्रांसफर ऑफ पावर टू नेशनलिस्ट एविडेंस दिस क्लेम। ये कहते हैं कि अंग्रेजों का ये मानना था कि वो लिबरल फाउंडेशन पे स्थापित है यहाँ पर, और हम पावर ट्रांसफर कर रहे हैं नेशनलिस्ट लोगों को। सो अब देखते हैं क्या है कि लिबरलिज्म ऑफन क्लैश विद एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म। The greatest material support to anti-colonial movement during the Cold War came from the illiberal Soviet Union। देखिए यहाँ पर बात ये भी आती है कि लिबरलिज्म एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म से हमेशा क्लैश करते रहते थे, और जो सपोर्ट मिलता था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को कहां से मिलता था, इलिबरल देशों से, जैसे सोवियत यूनियन से, ठीक है। बेशक वो लिबरल हो लेकिन सपोर्ट वहां से आ रहा है। तो लेट्स सी कि अ कॉज ऑफ वॉर, ये जो लाइन है इसको पढ़ते हैं आगे। देखिए जैसा कि नेशन स्टेट्स इंक्रीज होती गई, वॉर यहाँ पर शुरू हुआ पावर के लिए, और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी देशों की बढ़ने लगी। जैसा कि बात करें यूरोप की, ठीक है, वो आपस में कंफ्लिक्ट में रहते थे, जैसा कि आपने वर्ल्ड वॉर 1 में भी देखा, 2 में भी देखा, ठीक है। जापान नेशनलिज्म की वजह से लड़ाई हुई, स्पेशली चाइना के अंदर, ये भी आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। अब आज ये देखिए यहाँ पर एक चीज हो रहा है कि यूरोप में जो नेशनल आइडिया का स्प्रेड हुआ, जैसे ही वो बन गया एक एथनिक ओरिएंटेड, यानी एक एथनिक ग्रुप क्या चाहता था कि हमारा कंप्लीट हमारा ही देश बने बस। एक्सेप्शन गियुसेप मैज़िनी है जो इटली के नेशनलिस्ट थे बहुत बड़े, ठीक है। मोस्टली लोग वरना एथनिक के हिसाब से ही चल रहे थे, ठीक है, यूरोप के अंदर। अगला है अर्ली डिकेड्स। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें भारत की आजादी से पहले, नेशनलिज्म क्या माना जाता था, बड़े ही शक की निगाह से देखा जाता था। कैसे, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर कंसीडर करते थे कि ये बड़ी ही मैलिग्न आइडियोलॉजी है, ये सबटल डिस्टिंक्शन बनाती है कि वेस्ट के देश कैसे हैं। और वो हमेशा ऐसे बोलते थे कि देखिए वेस्ट के जो देश है वो क्रिटिकल रहते थे मैकेनिकल और सोलनेस पे, और स्पिरिट ऑफ द वेस्ट रिप्रेजेंटिंग एनलाइटमेंट वैल्यूज ऑफ इंटरनेशनलिज्म एंड यूनिवर्सलिज्म। देयर वर अल्टरनेट स्ट्रैंड्स ऑफ थिंकिंग। अभी दूसरे बंदे हैं जो कहते थे, विनायक दामोदर सावरकर, वो कहते थे कि हिंदुत्व नेशनलिज्म विद बुद्धास यूनिवर्सलिज्म, और लेटर्स नॉन वैलेंस बीन रिगार्डेड हिम एज वीकनिंग इंडियाज पैट्रियटिज्म सिंस बुद्धिज्म हैड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी नोवेयर। ओवरऑल क्या है कि ये हिंदुत्व यहाँ पर नेशनलिज्म की बात करते थे विद बुद्धा के यूनिवर्सलिज्म के साथ, ठीक है। तो देखिए नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है वो बड़ा ही वाइड है, और यहाँ पर अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, वो मेरिट देखते थे नेशनलिज्म में कि फोकस होगा हमारी आजादी की मूवमेंट पे, वो आजादी के हिसाब से देखते थे। तो 1950 में यहाँ पर आया कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट अर्ज बनी एशिया के अंदर, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट शुरू हुई और नेशनलिज्म की पॉजिटिव साइड देखने को मिली। अब आज ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी ने यहाँ पर क्या किया है, बैक किया है थिंकिंग ऑफ सावरकर को और MS गोलवाकर को। वो कहते हैं कि इंडियन कल्चर नेशनलिज्म का यही एक रिप्रेजेंटेशन है, और अटेम्प्ट किया जा रहा है कि इम्पॉसिबल बैलेंस बिटवीन हार्ड पावर और पीस के बीच में यहाँ पर एक देखने को मिले। अब आज ये एशिया की डेमोक्रेसी कैसे इस एडिटोरियल में कैसे डिस्कस की गई है, देखिए ये बता रहे हैं कि एशिया की पॉलिटिक्स आर पॉलिटिकली कंजर्वेटिव है, ठीक है, जब इकोनॉमी बूम हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं चाइना में क्या है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, सिंगापुर में भी, वियतनाम में भी। और एशिया के फाइनेंशियल क्राइसिस की अगर हम बात करें, कब आया था फाइनेंशियल क्राइसिस, 1997 में, याद रखिएगा। इसकी वजह से क्या है, डेमोक्रेटिक चीजें आई कहां पर, ताइवान में, इंडोनेशिया में, साउथ कोरिया में, एंड डेफिनेटली थाईलैंड में। तो यहाँ पर क्या है कि डेमोक्रेसी जो एशिया की है वो शेप नहीं है लिबरलिज्म ऑफ द वेस्ट पे, ओके।
सेंट्रलिटी ऑफ द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट इज लेस डॉगमेटिक एंड डिग्री ऑफ स्टेट इंटरवेंशन कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल। यानी क्या है, एशिया में क्या है, जो लोगों को अधिकार वगैरह मिलते हैं सिविल और पॉलिटिकल राइट, कंप्लीट उस पर बेस्ड नहीं है यहाँ पर लिबरलिज्म और नेशनलिज्म, बल्कि स्टेट का यहाँ पर इंटरवेंशन एक्सेप्ट कर लेते हैं एशिया के अंदर देश, ठीक है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो चाहे वो ऑटोक्रेसी हो। अब आ जाइए यहाँ पर देखिए, लिबरल ट्रेडिशन जो कंट्रीब्यूट हुआ उससे एक आइडिया दिया पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल सिस्टम में कि डेमोक्रेसी आए, फ्री ट्रेड हो, लोगों में इंटरनेशनल लॉ बने, मल्टीलैटरलिज्म हो, एक देश के अब पावर ना हो, एनवायरनमेंट को बचाए, ह्यूमन राइट्स को बचाए, ये सब बातें आती हैं। द करंट एग्जांपल ऑफ अफगानिस्तान आप देख सकते हैं कि किस चीज का एग्जांपल, देखिए प्रॉब्लम अराइज कब होती है, जब नेशनल बिल्डिंग का जो कंसेप्ट है, जो डॉक्ट्राइन है बेसिकली, इरिस्पेक्टिव ऑफ कंटेक्स्ट विद वेस्टर्न इंटरवेंशन इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड इट्स कंसिक्वेंसेस ऑफ टर्मोइल एंड इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म एंड टेरर। देखिए कई बार क्या होता है, देश बनाने के लिए यहाँ पर एक्सट्रीमिज्म यूज करते हैं, जैसा अफगानिस्तान एक इसका अभी एग्जांपल देख सकते हैं आप लाइव। तो ये सब बातें इन्होंने इस आर्टिकल में बताई है। अब ओवरऑल इन्होंने क्या क्या है कि एशिया का फ्यूचर क्या है, देखिए नेशनलिज्म और लिबरलिज्म जो फ्यूचर में दिख रही है वो क्या है कि इंडिया और चाइना रिसीविंग एंड है कि वेस्टर्न इंपेरियलिज्म, और ये बन गए सपोर्टर इंटरनेशनल सोसाइटी के, ठीक है। पंचशील, अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि पंचशील जो एग्रीमेंट है वो किस देश के बीच में साइन हुआ है, किन देशों के बीच में साइन हुआ है। फिर हमारे पास नेम है जो इंडिया ने स्टार्ट किया था, 4 देश और थे इसमें। एफ्रो एशियनिज्म भी देखने को मिल रहा है और इससे सॉफ्ट पावर मॉडल दिखता है, बट सून क्या होता है कि सॉफ्ट पावर के साथ चाइना, इंडिया और पाकिस्तान तीनों बन जाते हैं न्यूक्लियर स्टेट्स। तो यहाँ पर एक चीज और है कि ये हार्ड पावर भी दिखती है फिर। तो यहाँ पर देखिए ये बता रहे हैं कि फ्यूचर ये है कि लिबरलिज्म और जो नेशनलिज्म यहाँ पर देखने को मिलता है वो मिक्स है, ठीक है। तो ये सब बातें इस एडिटोरियल में इन्होंने डिस्कस की है। अगला जो एडिटोरियल है देखिए वो है हमारे पास, इंडिया मस्ट कमिट टू नेट जीरो एमिशन। देखिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, क्लाइमेट चेंज के व्यू पॉइंट से ये न्यूज यहाँ पर आई है। तो देख सकते हैं, कंट्री विल नीड टू टेक अ स्टैंड ऑन क्लाइमेट चेंज एंड रिस्क बीइंग कास्ट ग्लोबली एज एन आउटलाइनर। देखिए ग्लोबली भी हमें काम करना पड़ेगा, प्लस हमें देश डेफिनेटली दुनिया को तो कंट्रोल करना ही है, क्लाइमेट चेंज के जो बदलाव हो रहे हैं इनसे बचाना भी है। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या बात हुई है देखिए कि 50% ग्लोबल इकोनॉमी कमिट कर चुकी है खुद को नेट जीरो एमिशन 2050 तक, याद रखिएगा नेट जीरो एमिशन 2050 तक, एंड चाइना ने कमिट किया 2060 तक। दिस इज नॉट वेर यू वांट टू बी, ठीक है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं देखिए कि पेस और जो जिस हिसाब से क्लाइमेट बदल रहा है वो इंक्रीज ही हो रहा है डेफिनेटली। जो आईपीसीसी की जो ये रिपोर्ट है, ठीक है, 6th रिपोर्ट जो आई है इसमें बताया गया है कि बहुत सारे टाउन्स जर्मनी में वॉश अवे हो गए, ठीक है, पानी भर गया, चाइना में भी फॉरेस्ट की फायर आप देख सकते हैं, कनाडा में जो गर्मी थी वो आप देख सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज का असर आपको क्लियर कट दिख रहा है। तो 2050 काफी दूर हो जाएगा अगर हम टारगेट्स को लेट पूरा करते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, एक मौका है किसके लिए, सिर्फ सरकार के लिए नहीं कि क्लाइमेट के ऊपर एक्शन ले, यहाँ पर बिजनेस वर्ल्ड के लिए भी ये बड़ा ही अच्छा मौका है कि वो क्लाइमेट चेंज के रिस्क को प्रोटेक्ट करें, कैसे वो इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टर्स क्या कह रहे हैं कि $500 बिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे क्लाइमेट के ट्रांजिशन में। जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या है, नंबर ऑफ कंपनीज जो है वो टारगेट फिक्स करती है नेट जीरो एमिशन 2050 तक हैज मोर देन ट्रेबल्ड। देखिए बहुत ज्यादा ये इंक्रीज हुई है पिछले कुछ साल में, जिन्होंने ये प्रॉमिस किया है, टारगेट रखा है कि हम नेट जीरो एमिशन हमारी कंपनी से करेंगे 2050 तक। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है, जैसे जो अभी मीटिंग होने वाली है जिसको COP26 बोल रहे हैं, नवंबर में होगी ग्लासगो में। तो आपको कमेंट सेक्शन में एक चीज और बतानी है कि ग्लासगो कहाँ है, ये आप मैप में आराम से देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। तो ग्लासगो ये बता रहे हैं कि हम क्लाइमेट मीटिंग ये जो होगी ये कब के बाद है मीटिंग, पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में साइन हुआ था उसके बाद ये मीटिंग होगी जिसपे फोकस रहेगा। यहाँ पर लगभग 100 देश नेट जीरो एमिशन का टारगेट रखेंगे 2050 तक और एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं इस मीटिंग के अंदर ये, ठीक है। यहाँ पर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारे देश की अगर हम बात करें, अंडर माउंटिंग प्रेशर एट होम and internationally the government is moving towards such announcement and I am confident they will do so by or at COP26। ये क्या बता रहे हैं कि प्रेशर इंटरनेशनल लेवल पे भी है इनके ऊपर क्लाइमेट के लिए कुछ करने का, और इंटरनल लेवल पे भी यानी देश के अंदर भी ये बातें होती है, ठीक है। तो इसलिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिसीजन यहाँ पर लिया जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पर देखिए क्या बता रहे हैं अगली चीज की, नो लॉन्गर आर ट्रेड ऑफ। और इससे पहले हम एक चीज देखते हैं कि इट इज वेरी सिग्निफिकेंट ड्रैग ऑन इंडियाज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए मीटिंग, ओके। आओ देखिए यहाँ पर एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं G77 हु इज इंक्रीजिंगली कंसर्न टू सी क्लाइमेट एक्शन, एंड एक मल्टीलैटरल ग्रुपिंग है UN और ASEAN APEC। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं जो चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज
के ऊपर हम कुछ एक्शन ले जल्द से जल्द, बड़ा ही जरूरी है। तो यहाँ पर क्या है कि एक फ्रेज है कि इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। तो ये फ्रेज क्या कहता है कि दे नो लॉन्गर अ ट्रेड ऑफ बिटवीन रिड्यूसिंग एमिशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सोलर एनर्जी कोस्ट हैव फॉलन 90% इन रीसेंट ईयर। चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में है, हम देख सकते हैं। नेगेटिव इंपैक्ट को हमने एड्रेस किया है। इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नाउ सेंट्रल टू सक्सेस, नॉट एन एडेड लग्जरी टू कंसीडर। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो पॉलिसी है that does not consider adaptive approach to maximize productivity in the face of increased flooding and drought due to the climate change is derelict। तो देखिए क्या बता रहे हैं कि अगर हम अभी भी हमारे पास अगर हम एक्शन नहीं ले रहे, मींस सोलर एनर्जी 90% की जो कॉस्ट कम हो चुकी है, बहुत ही चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में है, तो इन सब के बावजूद भी अगर हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक्शन ढंग से नहीं ले पा रहे तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। और दूसरी बात क्या है कि ट्रांजिशन जो होगा हमारा नेट जीरो पे, उसकी वजह से क्या है, एक बहुत ही बड़ी कॉमर्शियल अपॉर्चुनिटी है। हाउ एनर्जी सेक्टर में देखिए $1.6 से $3.8 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट आ सकता है 2050 तक, अगर हम नेट जीरो की तरफ जाते हैं, और इससे डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ओवरऑल यहीं पर ये बातें हो जाती हैं खत्म कि इन्वेस्टमेंट वगैरह हो, और डेफिनेटली कई सारे जो देश हैं वो क्या करेंगे, चाहेंगे कि हम पहले ही इसको अचीव कर लें। जैसे इंडिया अपने जो एनडीसी जो एम है वो काफी अच्छे से अचीव कर रहा है। अब आज ये पेरिस एग्रीमेंट में देखिए एमिशन का जो टारगेट था जीडीपी के हिसाब से वो था 30 to 35% बिलो हम रखेंगे 2005 के लेवल से 2030 तक। ठीक है, और कितनी रिन्यूएबल एनर्जी बनाने का टारगेट रखा है हमने, 450 गीगावाट बाय 2030। ये इंडिया के प्रोमिस है, आप इनको देख सकते हैं आराम से। और ये देखिए टाटा ग्रुप को सस्टेनेबिलिटी का अवार्ड मिला है, महिंद्रा ने कमिट किया नेट जीरो 2040 तक हो जाएंगे, रिलायंस ने 2035 तक किया है। तो देखिए कंपटीशन, जहां पर पॉजिटिव कंपटीशन है वहां पर जल्दी टारगेट अचीव करने का ये रहता है सिस्टम। ठीक है, ओके, तो ये आप इसको देख सकते हैं आराम से। आगे चलते हैं, देखिए अगली जो न्यूज है वो है हाई ऑनर फॉर नेवल एविएशन, रामनाथ कोविंद टू अवार्ड प्रेसिडेंट कलर। देखिए अवार्ड प्रेसिडेंट कलर मिलेगा किसको, आईएनएस हंस को, जो गोवा के अंदर है। अभी हम देखेंगे कि आईएनएस हंस कहाँ है, ये सब बातें हम देखेंगे। देखिए प्रेसिडेंट कलर जो मिलेगा यहाँ पर किसको मिल रहा है, आईएनएस हंस को। आई रिपीट, गोवा के अंदर कब मिलेगा, सितंबर 6 को। तो जो प्रेसिडेंट कलर होता है, ये जो अवार्ड होता है, देखिए ये हाईएस्ट ऑनर है जो किसी मिलिट्री यूनिट को मिलता है। किस चीज के लिए, एक्सेप्शनल सर्विस देश के लिए करते हैं तब मिलता है। अब नेवल एविएशन देखिए कब आया था हमारे देश में, पहली बार जनवरी 13, 1951 को, और कमीशन आईएनएस गरुड़ था सबसे पहले, जो फर्स्ट नेवल स्टेशन था हमारे पास 1953 में आया था, याद रखिएगा आईएनएस गरुड़। नेवी ने बताया ये चीज के बारे में, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आज ये देखिए अगर हम बात करें आईएनएस, हमारे पास और भी थे, जैसे आईएनएस विक्रांत क्रूशियल रोल प्ले किया उन्होंने 1961 के गोवा के लिबरेशन में और 1971 में। तो आईएनएस विक्रांत ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे पास इंडो पाक वॉर में, जो डेफिनेटली बांग्लादेश लिबरेशन जिसको हम बोल सकते हैं, इसको गोवा लिबरेशन, तो इसमें इन्होंने हेल्प की। अब आ जाते हैं, देखिए आईएनएस हंस के बारे में हम देखते हैं, लेट्स सी। देखिए आईएनएस हंस जो है वो एक इंडियन नेवल एयर स्टेशन है जो गोवा के अंदर लोकेटेड है और बिगेस्ट नेवल एयर बेस है। ठीक है, आईएनएस हंस की कहानी है कि 1961 में इनको कमीशन किया गया था तमिलनाडु के अंदर, एंड डेफिनेटली सबसे पहले वहीं पर ये लोकेटेड थे। उसके बाद इनको गोवा में यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया। तो ये मेन बातें, बट आपको याद रखना ये हंस कहाँ पर अभी गोवा के अंदर है। ठीक है, देखिए अगली जो न्यूज हमारे पास वो है कि पोल बॉडी हमारे इंडिया में कौन सी है, आप सबको पता है, इलेक्शन कमीशन है। और आर्टिकल 324 के हिसाब से इलेक्शन कमीशन बनता है और इनका काम है, ये कहते हैं कि स्ट्रक ईवीएम्स टू बी रिलीज्ड, जो ईवीएम स्ट्रक होगी उनको रिलीज करें। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अलर्ट किया सुप्रीम कोर्ट को कि द नीड फॉर मूविंग वोटिंग मशीन्स टू यूपी एंड अदर स्टेट्स, जहां पर पोल होने तो प्लीज हमें हमारी मशीन्स दे दीजिए। तो ये इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर बताया है, क्योंकि इलेक्शन होने वाले 2022 में तो पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। अब बैक टू बैक इलेक्शन से आप थोड़ा सा एक जनरल अवेयरनेस के तौर पर ये देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पर बैक टू बैक असेंबली इलेक्शन करवाएगी गोवा में, मणिपुर में, उत्तराखंड में, पंजाब में मार्च 2022 में, एंड यूपी में मई 2022 में। तो पहले यहाँ पर इलेक्शन होने असेंबली के, याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक चीज और है कि इलेक्शन जब होने हैं तो उनको लगभग 4.5 के लाख के आसपास यूनिट चाहिए हैं। ठीक है, ये सारी यूनिट्स याद नहीं करनी, क्योंकि डेफिनेटली ये चीजें, ये मटेरियल्स तो चाहिए होते ही हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इन्होंने बस याद दिलवाया है। देखिए अब हमारे पास इंपॉर्टेंट बात आती है कि इलेक्शन कमीशन है क्या। देखिए अगर हम इलेक्शन कमीशन के जिक्र करें तो इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जिसका काम है यूनियन और स्टेट के इलेक्शन करवाना, प्लस लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली,
एंड प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को करवाते हैं। तो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है ये बात। अब आ जाइए, देखिए 3 मेंबर्ड बॉडी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। प्लस आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि देखिए सबसे पहले कब आया ये ऑफिस इलेक्शन कमीशन का, वो आया देखिए 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। लेकिन 1989 16 अक्टूबर को देखिए 3 मेंबर ये बॉडी बना दी गई थी। ओके, 1990 तक ये रहा, लेकिन 1993 में दोबारा से 3 मेंबर बॉडी ये बन गई थी। और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 1989 में कौन सा अमेंडमेंट आया था जिसके तहत जो एज है वो 21 से 18 कर दी गई थी इलेक्शन के लिए। ठीक है, अब देखिए अपॉइंटमेंट कौन करता है। अपॉइंटमेंट जो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है कितने साल तक, या तो 6 साल तक या 65 की एज तक, जो भी इनमें से पहले हो जाए उसके हिसाब से। ठीक है, अब ये किससे कंपेयर रहते हैं, सेम स्टेटस इनका रहता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जितना, चीफ जस्टिस नहीं जज, हम सिर्फ जज बोल रहे हैं यहाँ पर, ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और किसके थ्रू रिमूव कर सकते हैं, इम्पीचमेंट के थ्रू ही रिमूव सिर्फ कर सकते हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। सो देखिए अगली जो न्यूज हमारे पास क्या है कि असम के वेटलैंड रिस्क में है टिल डंपिंग स्टॉप्स। एक्टिविस्ट कह रहे हैं नोटिफिकेशन से काम नहीं चलेगा क्योंकि डंपिंग अभी भी हो रहा है। ओवरऑल क्या है, ग्रीन एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि इको सेंसिटिव जोन जो ये है दीपर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, देखिए ये जो वेटलैंड्स की जो वीडियो है आपके लिए सेपरेटली डाल दी जाएगी, आप उस पर देख सकते हैं कि कौन सा वेटलैंड कहाँ है। आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि असम के अंदर जो एक वेटलैंड है जिसका नाम है दीपर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम बोल सकते हैं उसको, तो वहां पर गार्बेज डंपिंग जो हो रहा है उसकी वजह से वहां की जो 4.1 ये स्क्वायर किलोमीटर का कुछ एरिया है, तो ये वेटलैंड खराब हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और असम की इकलौती रामसर साइट है ये, देखिए इकलौती रामसर साइट है जो वेटलैंड रामसर कन्वेंशन के तहत क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है। तो आपको याद रखना, इसको इको सेंसिटिव जोन से तो बना दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए डंपिंग अभी भी हो रही है, तो इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। इसको हम प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला है देखिए यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बात बोली है कि काऊ को नेशनल एनिमल डिक्लेयर कर दिया जाए। एज आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अभी हमारा नेशनल एनिमल कौन है। ठीक है, आपके सैनिक मिलिट्री स्कूल के लिए काफी इंपॉर्टेंट और यूपीएससी के लिए तो है ही। देखिए यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि काऊ शुड बी डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एनिमल एंड दैट गौ रक्षा शुड बी इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कि फंडामेंटल राइट अगर यहाँ पर एब्रिज हो जाए तो आर्टिकल 32 के तहत हम डायरेक्टली कहा जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हम बोलते हैं। अगर इसको फंडामेंटल राइट बना दिया जाता है गौ रक्षा को, तो एक बड़ी ही दिलचस्प बात होगी। अब ये कह रहे हैं कि एज ए काउ इज द सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर एंड इसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि इसको हम माइट भी नेशनल एनिमल डिक्लेयर करें। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पर एड ऑन हो रही हैं। ये चलिए देखते हैं, लेट्स सी इस पे क्या रिस्पॉन्स रहता है। देखिए अभी हमारे पास एक इंटरनेशनल न्यूज है कि बिडेन हैड प्रेस्ड घानी टू चेंज परसेप्शन। प्रेसिडेंट ने बात की है अफगान के कोलैप्स से पहले, और यहाँ पर क्या बातें हुई है लेट्स सी। देखिए यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन और उनके अफगानिस्तान काउंटर पार्ट उस टाइम के अशरफ घानी, तालिबान के सीट से पहले बात हुई। उन्होंने कहा कि देखिए मिलिट्री एड, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी वगैरह इन सब पर चर्चा हुई। लगभग 14 मिनट्स का ये कॉल रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितनी देर का कॉल रहा। मेन बात क्या है कि ये सिर्फ एक जनरल अवेयरनेस के तौर पे है, बिकॉज एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेंगे कि क्या बात हुई, क्या सब डिस्कशन हुआ। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या है कि देखिए प्रेसिडेंशियल जो फोन कॉल था उसमें क्या था कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, he had a plan to control the spirally situation in अफगानिस्तान। उन्होंने एक प्लान वगैरह ऐसा कुछ बताया है यहाँ पर। और बिडेन ने कहा कि अफगान आर्म्ड फोर्सेस ने बहुत अच्छा काम किया, ट्रेनिंग हमारे साथ की है, यूएस गवर्नमेंट के जो फंड है उनके साथ काम करके काफी अच्छा ट्रेन हो चुके हैं वो, और माइट भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ओवरऑल ये बात थी। लेकिन देखिए यहाँ पर इसी से रिलेटेड 2-3 न्यूज है। यहाँ पर क्या है कि अमेरिका ने क्या अचीव किया 20 साल में। देखिए फर्स्ट टाइम अक्टूबर 2001 में गए थे, और पहली बार ऐसा है कि कोई यूएस ट्रूप अफगानिस्तान में नहीं है 2001 से लेकर, अगर हम अब की बात करें तो यहाँ पर देखिए कोई अमेरिकन ट्रूप नहीं है। डिफेंडिंग जो ये डिसीजन जो बिडेन का डिफेंड करते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 ऑप्शंस थे विड्रॉल के बाद। ठीक है, और ये सब हमारे पास इन्होंने डिस्कशन किया। तो ये देखिए इन्होंने बताया है कि बिडेन सेड ऑन ट्यूसडे दैट यूएस इन्वेडेड अफगानिस्तान। वो इसीलिए इन्वेड किया था कि इसीलिए नहीं कि तालिबान वहां पर राज करता था, बट जो सितंबर 11 का जो अटैक था वो अफगानिस्तान से आया था, तो उसके लिए हमने अफगानिस्तान में क्या किया था, इन्वेजन किया था। ठीक है, इसका कंडीशन ये नहीं था कि सिर्फ तालिबान वहां पर राज कर रहा है। हमारा जो वॉर था वो टेरर के खिलाफ था, तालिबान के खिलाफ नहीं था। ये बात इन्होंने बोली है कि 2001 में अलकायदा एक बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड था अफगानिस्तान में, इसलिए हमने इन्वेजन किया। और तालिबान
कि फॉल की वजह से अलकायदा का डिसइंटीग्रेशन हुआ एंड दैट्स व्हाई हम इसमें इन्वेजन किए थे। ठीक है, अब अगली बात देखिए क्या है, अगली न्यूज है हमारे पास कि फूड प्राइस को कंटेन करने के लिए श्रीलंका ने यहाँ पर इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। इज दैट क्लियर? देखिए इंडिया में कितने टाइप की इमरजेंसी होती है? 3 टाइप की। तो हो सकता है श्रीलंका में इमरजेंसी डिक्लेयर हुए तो इंडिया से क्वेश्चन आ सकता है। तो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है राजपक्षा, उन्होंने इकोनॉमिक इमरजेंसी यहाँ पर डिक्लेयर की है। वाई? क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा यहाँ पर गिर गई थी फूड के प्राइस बढ़ने की वजह से। ओके, तो ये सब बातें हैं। अब मिलिट्री को पावर मिल जाएगी इमरजेंसी में, जैसा होता है मिलिट्री को पावर मिल जाएगी। लेट्स सी आगे क्या होता है, इन सब के बारे में हम आने वाले न्यूज़पेपर में डिस्कस करेंगे। देखिए आज की जो लास्ट न्यूज है इस एनालिसिस में वो है स्टूडेंट रिटर्न टू न्यू रूल्स इन स्कूल्स। स्कूल ओपनिंग हो रहा है तो ओवरऑल शॉर्टकट में हम देखते हैं इसको कि टेम्परेचर चेक होगा, हैंड सैनिटाइजेशन पे जोर दिया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी, ये डेली रूटीन का पार्ट बन जाएगा। एंड वन थिंग इज ऑल्सो हेयर दैट इज मास्क वियरिंग। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये अब एक डेली रूटीन का काम बन जाएगा। एंड यस, सभी को मिलकर यहाँ पर इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके सिचुएशन कंट्रोल होगी। सो यस, this is all for today's The Hindu newspaper analysis. Like, share and subscribe our channel. So thank you everyone.